नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप हैं विदुष पैटर्न के फेसबुक पेज पर। महिला दिवस 8 मार्च से विदुष पैटर्न पुरुषों द्वारा रची गई जेंडर संवेदी रचनाओं का सप्ताह मना रहे हैं। बसंत की आहट कुमार अंबुज की कविता के साथ इसका आगाज किया गया है और आज मुझे एक बार फिर से मौका मिला है कुछ कविताओं का पाठ करने का। आप सब जानते हैं विदुष पैटर्न फेज समानता के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और उसी क्रम में ये फेसबुक पेज और यूट्यूब ने आकार भी लिया है। मैं आप सबके समक्ष कुमार अंबुज जी की कविता के साथ शुरुआत करता हूँ। कुमार अंबुज की कविता है खाना बनाती स्त्रियाँ। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरनी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदय आकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। बच्चे को गर्भ में रखकर उन्होंने खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही हैं खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर। वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आईं तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियों चित ठहराकर। आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों दो बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं ये रोटी लो, ये गरम है। उन्होंने सुबह की नींद में खाना बनाया, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया। पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। ये थी कुमार अंबुज जी की कविता। अगली कविता मैं शंभुनाथ सिंह जी की पढ़ता हूँ। शंभुनाथ जी की ये कविता है प्रतीक्षा।
जीवन में जरूरी है प्रतीक्षाएं, जीवन के बचे रहने के लिए। नंगा पेड़ प्रतीक्षा करता है पत्तियों की, चिड़ियों के घोंसलों के लिए चाँद बाट जोहता है, हटे बादल देख सके धरती पर खेल रहे बच्चे। स्त्रियां प्रतीक्षा करती हैं गंगा किनारे सूरज के उगने की, ताकि धरती पहन ले लाल टिकुली। प्रतीक्षा करती है अकेली लड़की, प्रतीक्षा करता है अकेला लड़का। समुद्र को होती है प्रतीक्षा दूर के जहाज़ों की। प्रतीक्षा करते हैं लाल हरे नीले पीले रंग आज़ाद हो जाने के लिए। प्रतीक्षा करते हैं बाढ़ में फंसे हुए लोग, कभी क्षितिज कभी आसमान को देखते। प्रतीक्षा में होती हैं कैलेंडर की तारीखें, अधूरी डायरियां, अधूरे लोग। प्रतीक्षा होती है नरक, प्रतीक्षा होती है कई बार बेवजह, फिर भी वे होती है जीवन के चिन्ह। ये थी कविता शंभुनाथ सिंह जी की। अगली कविता मैं पढ़ता हूँ आप सबके समक्ष, देवी प्रसाद मिश्र जी की। देह। देह प्रेम के काम आती है, वह यातना देने और सहने के काम आती है। पीटने में, जला देने में, आत्मा को तबाह करने के लिए कई बार राज्य और धर्म देह को अधीन बनाते हैं। बाजार भी करता है ये काम। वह देह को इतना सजावटी बना देता है कि उसे सामान बना देता है। बहुत दुख की तुलना में बहुत सुख से खत्म होती है आत्मा। और अगली कविता भी देवी प्रसाद मिश्र जी की है, मैं पाठ करता हूँ। औरतें यहाँ नहीं दिखती, वे आटे में पिस गई होंगी या चटनी में पुदीने की तरह महक रही होंगी। वे तेल की तरह खौल रही होंगी, उनमें घर की सबसे ज़रूरी सब्जी पक रही होगी। गृहस्थ आश्रम की झाड़ू बनकर अंधेरे कोने में खड़े होकर वे घर नुमा स्थापत्य का मिट्टी होना देखती होंगी। सीलन और अंधेरे की अपठ्य पांडुलिपियां होकर वे गल रही होंगी। वे कुएं में होंगी या धुएं में होंगी, आवाजें नहीं कनबत्तियां होकर वे फुसफुसा रही होंगी। तिलचट्टे सी कहीं घर में दुबक रही होंगी, वे घर में ही होंगी, घर के चूल्हों की तरह वे। घर छोड़कर कहाँ भागेंगी, चाय पिए यह उनकी ही बनाई है। अगली कविता मैं पाठ करता हूँ केदारनाथ सिंह जी की। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बजता पानी। तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है भुआ, और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। ये कविता थी केदारनाथ सिंह जी की। अगली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो कविता विष्णु खरे जी की है। हर शहर में एक बदनाम औरत होती है, कोई ठीक ठीक नहीं बता पाता उसके बारे में, वह कुंवारी ही रह आई है या उसका ब्याह कब और किसके साथ हुआ था, और उसके तथाकथित पति ने उसे या उसने उसको कब, क्यों और कहाँ छोड़ा। और अब वह जिसके साथ रह रही है
या नहीं रह रही, वह सही सही उसका कौन है। यदि उसको संतान हुई तो उन्हें लेकर भी स्थिति अनिश्चित बनी रहती है। हर शहर में एक बदनाम औरत होती है। नहीं, वह उस तरह से बदनाम औरतों में नहीं आती, वरना वह इस तरह उल्लेखनीय न होती। अक्सर वह पढ़ी लिखी, प्रगल्भ तथा अपेक्षाकृत खुली हुई होती है। उसका अपना निवास या फ्लैट जैसा कुछ रहता है। वह कोई सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी काम करती होती है, जिसमें ब्यूटी सैलून, नृत्य संगीत, स्कूल रेडियो, टीवी, एनजीओ से लेकर राजनीति तक सब कुछ आ सकता है। बताने की जरूरत नहीं कि वह पर्याप्त सुंदर या मोहक होती है या थी, लेकिन इतनी अब भी कम वांछनीय नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जो वह वाकई होती है उसके लिए सुंदर या खूबसूरत जैसे शब्द नाकाफी पड़ते हैं। आकर्षक, उत्तेजक, इंद्रिक, काम्या, सेक्सी, वॉलपचुअल, मैन ईटर, टाइग्रेस इन बेड आदि सारे विशेषण उसके वास्ते अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। अक्सर तो उसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है जो सार्वजनिक रूप से लिए भी नहीं जा सकते, लेकिन बेशक वह जादूगरनियों और टुनहियों सरीख ही, बल्कि उनसे अधिक मारक और रहस्यमय किसी अलग औरत जात कल तरह होती है। उसे देखकर एक साथ सम्मोहन और आतंक पैदा होते हैं। वह एक ऐसा वृतांत, ऐसी किंवदंती होती है जिसे एक समूचा शहर गढ़ता है और संशोधित, संवर्धित करता चलता है। सब आधिकारिक रूप से ये जानते हैं कि वह किस किस से लगी थी या किस किस को उसने फांसा था। सबको पता रहता है कि इन दिनों कौन लोग उसे चला रहे हैं। कई तो अगल बगल देखकर शनाख्त तक कर डालते हैं कि देखो देखो, ये उसे निपटा चुके हैं। उनकी उतरन और जूठन है वह। स्वाभाविक है कि ये जानकारियां सबसे ज़्यादा और प्रामाणिक उन दुनियादार अधेड़ों या बुजुर्ग गृहस्थों के पास होती हैं जो बाकी सब युवतियों, स्त्रियों को साधिकार, बिटिया, बहन, भाभी कहते हैं। सिर्फ शहर की उस बदनाम औरत को उसके नाम से पुकारते हैं, और वह भी मजबूरन, और उसकी संतान हुई तो कभी उसके मामा, नाना या चाचा नहीं बनते। उस बदनाम औरत के विषय में अक्सर इतने लोग बातें करते हैं, खुद उससे इतने लोग अक्सर बातें करते हैं या करना चाहते हैं, उसके पूर्व या वर्तमान प्रेमियों से इतने लोग इतना जानना चाहते हैं, उसके साथ इतने लोग संयोगवश दिखना चाहते हैं, उसे इतनी जगहों पर उत्कंठा और उम्मीद से बुलाया जाता है कि यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि उसका वजूद और मौजूदगी किसी अजीब खला को भरने के लिए दुर्निवार है। जो औरतें बदनाम नहीं हैं, उनका आकर्षक दुस्वप्न और उन मर्दों के सपनों का विकार है वह बदनाम औरत, जो अपनी पत्नियों को अपने साथ सोई देखकर उन्हें और अपनों को कोसते हैं, सोचते हैं यहाँ कभी वह औरत क्यों नहीं हो सकती थी। उसके सफल कहे जाने वाले कथित प्रेमियों के बारे में सोचते हैं कि ऐसी सस्ती औरत ही स्वीकार कर पाती होगी इतने घटिया लोगों को। फिर सोचते हैं सब झूठ बोलते हैं कमीने, शेखीबाज, ऐसी चालू औरत ऐसे को हाथ तक नहीं रखने देती। आशंका और आश्वस्ति के बीच वे अपनी सोती पत्नियों को देखते उनके सद्गुणों से द्रवित, बाधा मुक्त होते हैं। अध्ययन से मालूम पड़ जाएगा कि शहरों की ये बदनाम औरतें बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती। निचले और बीच के तबकों के दरमियान ही आवाजाही रहती है इनकी। न उन्हें ज़्यादा पैसा मिल पाता है, न कोई बड़ा मर्तबा। वे मझोले ड्राइंग रूमों, औसत पार्टियों, समारोह, सफलताओं तक ही पहुंच पाती हैं, क्योंकि उच्चतर हलकों में जिन औरतों की रसोई होती है वे इनसे कहीं ज़हीन और मुहज्जब होती हैं।
ऐसी बदनाम औरतों को अलग अलग वक्तों पर जिनके साथ वाबस्ता बताया जाता है, क्या वाकई वह उनसे प्रेम जैसा कुछ करती थी और वे उससे? क्या उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया या वह भी उतने ही नुकसान में रही? क्या जैसा कि एक खास रूमानियत के तहत माना जाता है, उसे किसी आदर्श संबंध की तलाश है, या कि उसे फितरन हर छठे महीने एक नया मर्द चाहिए, या वह अपनी बनावट के उन संवेगों में संचालित है जिन्हें वह भी नहीं समझती? कुछ कह नहीं सकते। ऐसी किसी औरत से किसी ने अतरंग साक्षात्कार नहीं लिए हैं, न उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया, और स्वयं अपने बारे में उसने अब तक कुछ कहा नहीं है। उसे हंसते तो अक्सर सुना गया, लेकिन रोते हुए कभी नहीं देखा गया। यह तो हो ही नहीं सकता कि उस बदनाम औरत को धीरे धीरे अपनी शक्तियों का पता न चलता हो, और इसका कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं, लेकिन कितनी शिद्दत से वह सब चाहते हैं जो वह कथित रूप से कुछ ही को देती आई हो। बदनाम औरत जानती होगी कि वह जहाँ जाती है अपने आसपास को स्थायी ही सही, लेकिन कितना बदल देती है। कभी कभी सार्वजनिक या एकांत उसका अपमान होता होगा। शायद वह भी कभी किसी को तिरस्कृत करती हो। फाशा कहलाने का जोखिम उठाकर घर और दफ्तर में उसे घिनौने और डरावने फ़ोन आते होंगे। अश्लील चिट्ठियों की वह आदी हो चुकी होगी। रात में उसके बरामदे के आगे फिफ्तियाँ कसी जाती होंगी। खिड़कियों के शीशे पत्थरों से टूटते होंगे। यदि वह रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती भी होगी तो हर वर्दी वाला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता होगा। जो औरतें बदनाम नहीं हैं, उनका अपनी इस बदनाम हमजाद के बारे में क्या सोच है? इसका मर्दों को शायद ही कभी सही पता चले, क्योंकि औरतें मर्दों से अक्सर वही कहती हैं जिसे वे आश्वस्त होकर सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि औरतें कभी किसी औरत से उतनी नफरत नहीं करती जितनी मर्दों से कर सकती हैं, और बेशक उतनी नफरत तो वे वैसे बदनाम औरतों से भी कर नहीं सकती जितनी मर्द उनसे या सामान्यतः औरतों से कर पाते हैं। अगर हर फुर्सत में एक नई औरत को हासिल करना अधिकांश मर्दों की चरम फंतासी है, तो बदनाम औरत भी यह क्यों न सोचे कि अलग अलग या एक ही वक्फे में कई मर्दों की सोहबत भी एक शगल, एक खेल, एक लीला है। और कौन कह सकता है कि उसमें सिर्फ वही गंवाती है? संभव है कि औरत में ही इसे लेकर मतभेद हो, लेकिन यदि मर्द औरत का इस्तेमाल कर सकता है तो बदले में औरत उसका इस्तेमाल क्यों न करे? और आखिरी बात तो यह कि यदि मर्द को हर दूसरे दिन एक नया जिस्म चाहिए, तो औरत व बदनाम को नेकबख्त वैसा ही चाहे, तो यह उसका हक कैसे नहीं? शहर की ऐसी बदनाम औरतें यदि वाकई भयभीत और शोकार्त होती होंगी, तो शायद उस क्षण की कल्पना कर एक दिन वह अपनी संतान का अपमान जानेगी या देखेगी, या उसे अचानक बदला हुआ पाएगी। उसकी आंखों में पढ़ेगी वह उदासी और हिकारत, देखेगी उसका दमकता चेहरा अचानक बुझा हुआ, समझ जाएगी कि उसके बारे में सही और गलत सब जान लिया गया है। कोई कियाफत नहीं देगी वह, शायद सिर्फ इंतज़ार करेगी कि उसकी अपनी कोख से बना हृदय तो उसे जाने, और यदि वैसा भी न हुआ तो वह रहम या समय की भीख नहीं मांगेगी। सबको तज देगी, अपने अगम्य अकेलेपन को नहीं तजती शहर की बदनाम औरत। ऐसी औरत के आख्यान खुद उससे कहीं सर्वव्याप्त रहते हैं। वह कब छोड़कर चली जाती है शहर, और किस वास्ते, किसके साथ, यह मालूम नहीं पड़ता। फिर भी उसे जहाँ तहाँ एकाकी या युग में देखे जाने के दावे किए जाते हैं। ऐसी औरत की देह के सामान्य या अस्वाभाविक अवसान का कोई समाचार नहीं मिलता। कभी कभी अचानक किसी नामालूम रेलवे स्टेशन या रास्ता पार करती भीड़, या दोपहर के सूने बाजार में अकेली, वह वाकई दिखती है अपनी ही रूह जैसी। उसकी उम्र के बावजूद उसकी बड़ी बड़ी आँखों, उसकी
तमकनत से अब भी एक सिहरन दौड़ जाती है। उसकी निगाहें किसी को पहचानती नहीं लगती और लोगों और चीज़ों के आर पार कुछ देखती लगती हैं। शायद वह खोजती हो या तसव्वुर करती हो अपने ही उस रूप का, स्वायत्त छूट कर जो न जाने कहाँ किससे विलीन हो चुका, ले चुका अवतार। शायद शायद उसी या किसी और शहर की अगली बदनाम औरत बनकर। ये कविता थी विष्णु खरे की। उम्मीद है ये सभी चुनी हुई ज़रूरी कविताएं आप सब पर ज़रूर प्रभाव डालेंगी और विदुष पैटर्न का ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। आप सुन रहे थे विशाल पांडे मुझे विदुष पैटर्न के फेसबुक लाइव पर, और मैं आप सब से एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि पुरुष की जेंडर संवेदी रचनाओं का जो सप्ताह विदुष पैटर्न मना रहा है, आप भी अगर किसी कविता का पाठ करना चाहें या अपनी रचना का भी पाठ करना चाहें या किसी उपन्यास या कहानी का कि किसी अंश का पाठ करना चाहें तो विदुष पैटर्न आपका स्वागत करता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर ये हमसे अनुमति ले सकते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।